हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल पैंथर्स में। तो आज हम अपनी एथिक्स प्रिपरेशन सीरीज़ कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मेरा नाम है सौरभ शर्मा। आज हम एथिक्स प्रिपरेशन सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल बिहेवियर। डिटर्मिनेंट्स बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी चीज़ की का नेचर डिसाइड करती हैं। ओके, तो यहाँ हम सबसे पहले 3 मेन इन्फ्लुएंसेस और इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे एथिकल बिहेवियर और डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो इनमें आते हैं सबसे पहले हमारे इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ट्रेट्स भी कहते हैं। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं सब हमारे इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम, अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, रिलीजियस बिलीव्स और एक्सपीरियंसेस। इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना जा रहा हूँ यहाँ पे। इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम जो भी हमारा अपना वैल्यू सिस्टम होता है वो हमारे एथिकल बिहेवियर को इफेक्ट करता है। दूसरा अपब्रिंगिंग एजुकेशन हमारी स्कूलिंग, हमारी कॉलेज, हमारी एजुकेशन किस तरीके से की हुई है, ये मैटर करता है। तीसरा हमारे रिलीजियस बिलीव्स, हमारा धर्म के बारे में क्या बिलीफ है, हम किसी भी धर्म के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करता है। तीसरा हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे ज़िंदगी में हमारे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या अनुभव रहे हैं आदि। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की 4 सब कैटेगरीज के बाद हम आते हैं हमारे दूसरे इन्फ्लुएंस पे, दूसरे डिटर्मिनेंट पे जो कि हमारे एथिकल बिहेवियर को डिसाइड करता है, और वो है कल्चर और कंट्री ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का कल्चर और कंट्री बहुत मैटर करता है। लाइक आप एक साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन की कल्चर को कंपेयर कर सकते हैं। इन कंट्रीज़ आप एक यूएस बेस्ड और एक इंडियन बेस्ड सिटीज़न को कंपेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली दे विल हैव लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन देयर थिंकिंग, इन देयर थॉट्स एंड मैनी मोर। तीसरे नंबर पे जो इन्फ्लुएंस हमारे एथिकल बिहेवियर को डिटरमिन करता है वो आता है ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री। हम किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किस तरह की इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसकी एथिक्स क्या है, उसकी एथिक्स क्या होनी चाहिए, उसकी वर्किंग एथिक्स क्या है, वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, वो सब। लाइक आप कंपैरिजन के लिए हम पुलिस, पॉलिटिक्स या एडमिनिस्ट्रेशन को लें तो इन तीनों में हमें एक सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलेंगे और काफ़ी डिफरेंट एथिक्स भी मिलेगी। लाइक पुलिस का काम एक सुरक्षा देना होता है, जबकि पॉलिटिक्स का काम लोगों को एडमिनिस्ट्रेट करना, लोगों को एक रखना और लोगों से जुड़ना होता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम इन सब में बैलेंस बनाए रखना होता है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन गवर्नेंस। बेसिकली यहाँ हम एथिक्स को गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एथिक्स कैसी होनी चाहिए। जैसा कि आप सब सिविल सर्विस मेंस पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लगने के बाद आपकी एथिक्स में क्या होना चाहिए, ये हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन गवर्नेंस। गवर्नमेंट में जो लेवल ऑफ एथिक्स होता है वो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि वहाँ का सोशल व्यू क्या है, वहाँ का पॉलिटिकल व्यू क्या है, कल्चरल व्यू क्या है, देश का इकोनॉमिकल व्यू क्या है, जुडिशल व्यू क्या है, और हमारे देश का हिस्टोरिकल व्यू क्या है, हमारे देश की क्या हिस्ट्री रही है, हमारे देश में किस तरह से जुडिशरी की वर्किंग है, हमारे देश की क्या इकोनॉमी है, ये सब। कुछ अच्छे एग्जांपल्स के लिए हम यहाँ ले रहे हैं, जैसे कि कास्ट बेस्ड वोट सिस्टम, लाइक इन इलेक्शंस सो मैनी वर्क्स, कास्ट बेस्ड वोट सिस्टम, गेम ऑफ डेमोक्रेसी एवरी टाइम पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है हमें। तो अब हम आगे चलते हैं। वैल्यूज़ में हम पढ़ने वाले हैं वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैल्यूज़ किस तरह से हमें इफ़ेक्ट करती हैं। वैल्यूज़ क्या होती है, सबसे पहले तो वैल्यूज़ आर द इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स एंड क्वालिटीज़। वैल्यूज़ वो हमारे प्रिंसिपल्स और क्वालिटीज़ होती हैं जो हमारी जजमेंट, हमारे बिहेवियर और हमारे विज़न को अफेक्ट करती हैं। किसी भी पर्सन या किसी भी ग्रुप या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारा क्या विज़न है, हमारा उनके प्रति क्या बिहेवियर है और हम उनके बारे में क्या जज कर रहे हैं, ये हमारी वैल्यूज़ डिसाइड करती हैं। वैल्यूज़ की सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है कि वैल्यूज़ जो होती हैं वो एक आदमी को स्टेबल बनाती हैं। कभी भी कोई भी आदमी हमेशा अपनी वैल्यूज़ पर ही आकर स्टेबल हो जाता है। वो कभी किसी दूसरे के विचारों को कुछ देर के लिए सुनेगा, समझेगा, लेकिन उनमें फिर अपने ही विचारों में बनाकर देखने की कोशिश करता है। ओके, तो यहाँ पे एक आदमी का हम एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी जिसकी वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो हमेशा अपने आप को क्राइसिस या प्रेशर की कंडीशंस में स्टेबल रखता है। जैसे कि गवर्नमेंट में कई बार क्राइसिस और प्रेशर की कंडीशंस बनती हैं, आपको प्रेशराइज़ किया जाता है गलत डिसीजंस लेने के लिए या किसी को फेवरेबल डिसीजंस लेने के लिए जो कि गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है लेकिन किसी दूसरे चीज़ के फेवर में जा रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ वाला जो आदमी है, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ वाला जो ऑफिसर है, वो अपने आप को इन प्रिंसिपल्स के थ्रू, इन क्वालिटीज़ के थ्रू, उन प्रेशर्स में अपने आप को स्टेबल रखता है। आगे चलते हुए अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ पे। वैल्यूज़ की कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो वैल्यूज़ के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। वैल्यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रिंसिक वैल्यूज़ एंड सेकंड इज़ एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़।
तो इंट्रिंसिक वैल्यूज़ क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यूज़ को हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ भी कहते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यूज़ इज़ वन विच हैज़ वर्थ इन इट्स ओन राइट, इट इज़ एन एंड इन इटसेल्फ। तो इंट्रिंसिक वैल्यूज़ वो होती हैं जो अपने आप में ही राइट होती हैं, अपने आप में ही सही होती हैं, कंप्लीट होती हैं। इन्हें किसी दूसरी वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती, ये किसी दूसरी वैल्यू पर डिपेंड नहीं होती। ओके, या फिर इन्हें किसी दूसरी वैल्यू के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती। कुछ एग्जांपल यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यूज़ के मैंने दिए हुए हैं, लाइक ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस, टेम्परेंस, करेज एक्सेट्रा। तो अगर सच, जो चीज़ सच है वो हमेशा सच ही रहती है, जो चीज़ सुंदर है उस समय पे वो हमेशा सुंदर ही रहती है। ओके, तो यहाँ उसे किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। गुडनेस में जैसे कि आप अच्छे हैं तो हमेशा आप उसी नेचर को फॉलो करते हैं, आप कभी दूसरे नेचर में फॉल करने की कोशिश नहीं करते। अगर करते भी हैं तो थोड़ी बहुत आपकी जो वैल्यूज़ हैं वहाँ भी दिखी जाती हैं। ओके, सो दीज वैल्यूज़ आर गुड बिकॉज दे आर ऑल्सो गुड इन देमसेल्व्स, क्योंकि वो अपने आप में ही कंप्लीट होती हैं, गुड होती हैं, इसलिए दीज वैल्यूज़ आर ऑलवेज गुड। ओके, आगे हम आते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ पे। एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ वो होती हैं जो कि एक दूसरी वैल्यू पर डिपेंड करती हैं। मोस्टली ये वैल्यूज़ हमारी इंट्रिंसिक वैल्यूज़ पर डिपेंड करती हैं। ये बेसिकली एक ऑक्सिलरी यूनिट की तरह काम करती हैं। इंट्रिंसिक वैल्यूज़ के लिए एक ऑक्सिलरी यूनिट की तरह काम करती है एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़। मीन्स इफ़ यू डोंट हैव योर एब्सोल्यूट वैल्यूज़, आपके पास आपकी इंट्रिंसिक वैल्यूज़, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं होंगी, देन यू कांट सर्वाइव विद द इंट्रिंसिक वैल्यूज़। आपके लिए इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लिए कोई महत्व नहीं रखती, और बेसिकली आप उनके साथ सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हम सीखते हैं कि सबसे पहले हमें अंदर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यूज़, हमारी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो हैं उन्हें डेवलप करना चाहिए, और उसके बाद हमें एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ की तरफ जाना चाहिए। जैसे कि आप अगर देश की सेवा करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको अपने अंदर एक गुडनेस, अपने अंदर एक ट्रुथ बनाना की वैल्यूज़ लानी होंगी, तभी आप देश की सेवा कर पाएंगे। देश की सेवा करना हमारी एक एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ है, जबकि हमारे अंदर की सच्चाई, हमारे अंदर की गुडनेस हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू है। आगे बढ़ने से पहले हम एथिक्स, वैल्यूज़ और मोरालिटी का एक रिवाइज्ड आइडिया लेना चाहते हैं यहाँ पे, जो कि मुझे लगता है आप सबके लिए भी सही होगा। ओके, तो एथिक्स को हम एक शॉर्ट डेफिनेशन में डिफाइन करते हैं। सो एथिक्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ स्टैंडर्ड्स यूज्ड बाय द ग्रुप ऑफ मेंबर्स दैट मे बी ए सोसाइटी और प्रोफेशनल। एथिक्स जो है वो एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड हो सकता है जो कि एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स या फिर किसी भी सोसाइटी के, किसी भी प्रोफेशनल ग्रुप के लोगों द्वारा यूज़ किया जाता है। आपकी एथिक्स, आपके पास दो तरह की एथिक्स होती हैं हमेशा, एक आपकी पर्सनल एथिक्स और एक आप जिस सोसाइटी में, आप जिस प्रोफेशन में हैं उसकी एथिक्स। ओके, दूसरा हम आते हैं वैल्यूज़ पे। वैल्यूज़ क्या होती हैं? वैल्यूज़ आर द इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स एंड क्वालिटीज़ विच गाइड्स जजमेंट्स एंड बिहेवियर ऑफ ए पर्सन और ए ग्रुप, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। ओके, तीसरा आता है मॉरल्स। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज बिहेवियर ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट टू विच एन इंडिविजुअल सेट्स फॉर हिमसेल्फ। मॉरल्स बेसिकली वो होते हैं जो हम अपने लिए डिसाइड करते हैं, हम अपनी मोरालिटी डिसाइड करते हैं, हमें किस तरफ जाना है, हमें किस तरह के विचार रखने चाहिए, ये हम डिसाइड करते हैं अपनी मोरालिटी के लिए, अपनी मॉरल्स के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब हम आ जाते हैं अब एथिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, विच इज़ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि हम सब पब्लिक सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट हेल्प्स इन आवर एंटायर कैरियर। ओके, द थॉट ऑफ एथिक्स हैज़ एक्सपेंडेड इटसेल्फ टू इन्वॉल्व ऑल मेजर। ओके, यहाँ एथिक्स का जो एरिया है, बेसिकली एथिक्स का जो थॉट है, थॉट ऑफ द एरिया है, वो इतना एक्सपेंड हो जाता है कि वो जितनी भी तरह की एथिक्स है, ऑर्गेनाइजेशनल है, इंडिविजुअल है, सब यहाँ पे एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम पढ़ेंगे। ओके, हेयर वी विल स्टडी डिफरेंट रूल्स, प्रिंसिपल्स, मैगजिम्स, जो भी गवर्नमेंट में हमें फॉलो करने चाहिए, एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर हमें उन्हें फॉलो करते रहना चाहिए, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो रूल ऑफ लीगैलिटी एंड रेशनैलिटी एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो हमेशा लॉज और रूल्स को फॉलो करता है, उन लॉज और रूल्स को फॉलो करता है जो गवर्नमेंट के गाइड एंड फ्रेम्स के हिसाब से होते हैं, उनकी पॉलिसीज़ के हिसाब से फ्रेम्ड होते हैं, और उन्हीं के हिसाब से ही वो अपनी पॉलिसीज़ और डिसीजंस को फॉर्मुलेट करता है, विच मस्ट बी राइट फॉर द डिपार्टमेंट, फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द पीपल। ओके, इसके बाद हम आते हैं रूल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने डिसीजंस और अपने एक्शंस से कभी भी हेजिटेट नहीं होता, कभी भी नहीं हिचकिचाता। वो ही ऑलवेज़ अपने आप को मॉरली रिस्पॉन्सिबल रखता है अपने एक्शंस के लिए, अपने डिसीजंस के लिए, और
अब हमेशा एक सेंसफुल रहता है अपने डिसीजंस और अपने एक्शंस लेने के लिए, ताकि उसके डिपार्टमेंट के सभी लोग एक्टिव रहें, ओके, और सभी अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। इसके बाद अब हम आते हैं रूल ऑफ वर्क कमिटमेंट में। रूल ऑफ वर्क कमिटमेंट में एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो हमेशा कमिटेड होता है उसकी ड्यूटीज़ के लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए और उसकी इंटेलिजेंस के लिए। उसकी इंटेलिजेंस हमेशा उसके हर एक्शन में इन्वॉल्व होनी चाहिए। ही शुड ऑलवेज कंप्लीट हिज ड्यूटी ऑन द टाइम, और उसकी परफॉर्मेंस में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उसकी हमेशा परफॉर्मेंस बरकरार से रखनी चाहिए, ताकि आगे डिपार्टमेंट के बाकी लोगों की परफॉर्मेंस उसके हिसाब से बनी रहे। इसमें यहाँ मैं एक फ्रेज़ इंक्लूड कर रहा हूँ, एवरी ड्यूटी इज़ होली एंड डिवोशन टू ड्यूटी इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। हिंदी में हम इसे एक शॉर्ट फ्रेज़ में कह सकते हैं कि कर्म ही पूजा है। आपने कई बार सुना होगा ये। तो इसके बाद अब हम आते हैं रूल ऑफ एक्सीलेंस पे। रूल ऑफ एक्सीलेंस में क्या होता है, एन एडमिनिस्ट्रेटर वुड इंश्योर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी। एक एडमिनिस्ट्रेटर को हमेशा अपने डिसीजंस में, अपने एक्शंस में, अपने डिपार्टमेंट में हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी को मेंटेन करके रखना होता है, ताकि उसके डिपार्टमेंट्स के लिए आने वाली कंप्लेंट्स कम से कम हो और लोगों को, गवर्नमेंट को उसके डिपार्टमेंट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। एंड डिसीजंस और एक्शंस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज रूल ऑफ एक्सीलेंस। रूल ऑफ एक्सीलेंस का सीधा सा मतलब है कि आप अपनी परफॉर्मेंस, अपनी ड्यूटीज़, अपने एक्शंस के साथ एक्सीलेंट बने हुए हैं। अब हम आते हैं रूल ऑफ फ्यूजन और डिसोल्यूशन पे। रूल ऑफ फ्यूजन और डिसोल्यूशन में होता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसकी ड्यूटी होती है कि जल्दी से जल्दी अपने डिपार्टमेंटल कामों में घुलना और मिलना और उन्हें समझ लेना। लाइक आपका अगर ट्रांसफ़र होता है किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, या आप टैक्सेशन में थे पहले, अब आप आ गए हैं कस्टम्स में, तो दूसरे डिपार्टमेंट में आपको जल्दी से जल्दी घुलना मिलना होता है, ताकि आप उस डिपार्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे पाएँ, आप उस डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं उनको पूरा कर पाएँ, और उस डिपार्टमेंट के लिए आप अपनी एक आइडल छवि बना पाएँ। एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बेसिकली वहाँ के जो भी आइडल्स हैं, वहाँ की जो भी एथिक्स है, उसे अपने बिहेवियर में एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करना होता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द रूल ऑफ फ्यूजन। आप एक डिपार्टमेंट में गए, वहाँ पे पूरी तरह से घुल मिल गए, और आपने बिल्कुल भी किसी को भी महसूस नहीं होने दिया कि आप बाहर से आए हैं या आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। आप पूरी तैयारी के साथ आपको पूरी तैयारी के साथ जाना होता है, ओके। इसके बाद अब हम आते हैं रूल ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस एज एंड रेजिलियंस। बेसिकली नाम से ही क्लियर है कि आपके अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है ये। एन एडमिनिस्ट्रेटर वुड रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली to the demands and challenges from the external as well as internal government environment। बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटर को गवर्नमेंट और पीपल दोनों के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिव और रेजिलियंस बन के रहना होता है, ताकि वो इजी, पीपल्स के लिए इजी टू रीच और गवर्नमेंट के लिए इजी टू रिस्पॉन्ड, ताकि गवर्नमेंट और पीपल के बीच उन्हें सामंजस्य बना रहे। पीपल्स को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है उनकी समस्याओं के लिए, और गवर्नमेंट को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि भी हम किसी भी काम में पीछे हैं पीपल्स को सर्विसेज देने के लिए, ओके। हमारे सिटीजन्स को किसी भी तरह से हमारी सर्विसेज में कोई कमी नहीं लगनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं रूल ऑफ यूटिलिटी या फिर यूटिलिटेरियनिज्म पर। इसमें बेसिकली व्हाइल मेकिंग और इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज डिसीजंस, एडमिनिस्ट्रेटर शुड इंश्योर दैट दीज थिंग्स लीड टू द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस एंड बेनिफिट्स टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। बेसिकली रूल ऑफ यूटिलिटी से मतलब है कि चीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज होनी चाहिए, या जो भी पॉलिसी है, जो भी प्रिंसिपल हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज्ड होने चाहिए पीपल्स के लिए एज वेल एज़ गवर्नमेंट के लिए, ओके। तो जो भी पॉलिसी है, जो भी उसके बेनिफिट्स हैं, उसके बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने चाहिए। बेसिकली इस रूल का यही मतलब है। तो आगे हम आते हैं रूल ऑफ कंपैशन एंड काइंडनेस पे। रूल ऑफ कंपैशन एंड काइंडनेस से सीधा सा मतलब है एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उसके काइंडनेस के लिए कमिटेड होना चाहिए। बेसिकली इस रूल में वो कोई भी पॉलिसी बना रहा है तो उसमें वीक और पुअर पीपल्स को इक्वल राइट्स, इक्वल शेयर, इक्वल सेंस मिलनी चाहिए। बेसिकली कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम किसी भी तरह के वीक या पुअर पीपल्स को पीछे छोड़ रहे हैं। इसके बाद अब हम आते हैं रूल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट पे। रूल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट से सीधा सा मतलब है कि जैसा कि हम सिविल सर्वेंट हैं, हम अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, तो हमारी जो भी ड्यूटीज़ हैं वो हमेशा नेशनल इंटरेस्ट में होनी चाहिए, कभी भी नेशनल इंटरेस्ट से बाहर नहीं जानी चाहिए, कभी भी किसी तरह की थ्रेट नहीं होनी चाहिए हमारी पॉलिसीज़ या एक्शंस में, और हमेशा ये हमारे नेशनल की स्ट्रेंथ
और प्रेस्टीज से रिलेटेड होती हैं। हम जो भी डिसीजंस लेते हैं ये हमारी देश की स्ट्रेंथ और प्रेस्टीज से रिलेटेड होती हैं, तो हमें इन्हें बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। तो इसके बाद हम आते हैं रूल ऑफ जस्टिस पे। रूल ऑफ जस्टिस बेसिकली नाम से ही क्लियर है, इट इज़ रिलेटेड टू द जस्टिस। एवरीवन शुड बी इक्वल, एवरीवन थिंग शुड बी फेयर, नथिंग शुड बी अनफेयर। ओके, तो whoever is in the government is responsible for the formulation of policies and decisions of government would ensure that respect is shown to the principles of equality, fairness, impartiality, objectivity, and no special favor should come out on the basis of status, position, power, gender, class, caste और wealth। क्लास, कास्ट, वेल्थ, स्टेटस, पोजीशन, पावर, इनके बेसिस पे कोई भी स्पेशल फेवर नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। एंड दूसरी बात, सबके लिए इक्वालिटी, फेयरनेस, इम्पार्शलिटी और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। हमारी पॉलिसीज़ जो भी होनी चाहिए वो इन सबसे मिलकर बनी होनी चाहिए, किसी को भी ना कोई स्पेशल फेवर मिले और सारे इक्वल मिले, मतलब कोई कमी नहीं रहनी चाहिए तो किसी को कुछ ज़्यादा भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इट लीड्स टू द फेवर, इट लीड्स टू greediness। Okay, then the some special parts may goes greedy and that's not good for the nation। तो इसके बाद आता है रूल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। दिस इज द लास्ट रूल ऑफ द एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, मे बी द सेकंड लास्ट रूल ऑफ एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूल ऑफ ट्रांसपेरेंसी में जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं, हमारे एक्शंस होते हैं, वो हमेशा ट्रांसपेरेंट मैनर में होने चाहिए। अगर किसी को भी इसके बारे में संदेह है, शक है, तो वो उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सके, हमें उसे ऐसा बनाना चाहिए। हमें उसे हमेशा एबल टू इवेलुएट एंड देयर काउंटेबल होना चाहिए वो किसी भी आदमी के लिए, ताकि उसे कोई डाउट ना रहे जब वो उस पॉलिसी के उस प्रिंसिपल के बारे में जानना चाहता है। ओके, इसके बाद हम आते हैं हमारे लास्ट रूल, रूल ऑफ इंटेग्रिटी। एंड एडमिनिस्ट्रेटर शुड टेक हिज डिसीजंस ऑलवेज इन द पब्लिक इंटरेस्ट विद ऑनेस्टी। एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसको हमेशा अपने जितने भी डिसीजंस हैं, अपने जितने भी एक्शंस हैं, वो हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में रहने चाहिए और ऑनेस्टी के साथ रहने चाहिए। बेसिकली एंटायर एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया ये है कि हमारा जो भी काम होना चाहिए वो गवर्नमेंट के लॉज एंड रूल्स को ध्यान में रखते हुए हमेशा पब्लिक के फेवर में और पूरी ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक रूल ऑफ this entire idea of ethics in public administration। So thank you for watching this lesson, guys. May you have a good day, and you can go to the link mentioned in this screen। Okay, and you can follow us on Facebook and Twitter also। So please keep watching and subscribe our channel for updating yourself on our lectures for prelims and all mains